हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आय सूत्रा। दोस्तों, आज का जो मोटिवेशनल कोट है बहुत ही शानदार है। इसमें बोला गया है सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। मतलब आप समझ सकते हैं सक्सेस एक जर्नी है। एक आप टाइम टू टाइम, जैसे आप लेट्स से कि आप जब 10th में होते हैं या फिर किसी छोटे क्लास में, तब वहाँ पे आपका एक गोल होता है कि आपको इतने परसेंट मार्क्स लाने हैं। फिर वहाँ पे वो जब आप वो सक्सेस अचीव करते हैं उतने परसेंट मार्क्स ला के, तो अगला आपका जो अचीवमेंट होता है वो आप सोचते हैं कि ये गोल है मेरा कि अब 10th में के बाद अब 12th में मेरे को 90% चाहिए। तो फिर वहाँ पे आप सक्सेसफुल होते हैं। तो इसी तरीके से आप सक्सेस जो है एक जर्नी की तरह है, आप टाइम टू टाइम सक्सेसफुल होते चले जाते हैं और अपना डेस्टिनेशन कवर करते हैं। तो यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली और प्रिसाइजली बोली गई है इसमें कि सक्सेस एक जर्नी है, एक रास्ता है, ना कि एक डेस्टिनेशन कि आप एक जगह पहुंच के कहीं सक्सेसफुल होकर रुक गए। तो दैट इज़ नॉट व्हाट यू कॉल सक्सेस। चलता हूं सबसे पहली न्यूज़ की तरफ और ले लेता हूं कोरोना अपडेट। यहां पे दोस्तों आज आप देख सकते हैं वर्ल्ड के अंदर इस समय टोटल नंबर जो ये पहुंच गया है 1,09,84,737 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स निकल के आ चुके हैं टोटल, जिसमें से 61,40,000 लोग पूरी तरीके ठीक हो गए हैं। ये एक अच्छी बात है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो जो डेथ कर गए हैं लोग वो हैं 5,24,036 लोग की डेथ हो गई है, कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। तो अब ये एक दुख भरी खबर है। साथ ही साथ आप देखेंगे यूएसए टॉप पे बना हुआ है लगभग 28 लाख केसेस के साथ में, ब्राज़ील दूसरे नंबर पे 15 लाख, फिर रशिया, इंडिया आता है चौथे नंबर पे 6,27,168 केसेस के साथ में, जो कि आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर देखें जो रिकवर्ड केसेस हैं वो लगभग 3,79,902 केसेस हैं। और जो सबसे दुख भरी बात है वो ये कि 18,225 लोग हमारे देश के अंदर कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं, जो कि आप याद रख सकते हैं। चलता हूं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों यहाँ पे ये प्रीलिम्स फोकस शॉर्ट न्यूज़ है, इसको मैं जल्दी जल्दी कवर करता हूँ और आगे जो एडिटोरियल्स होते हैं उनको मैं कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करूँगा। तो सबसे पहली न्यूज़ है ये एक्सेलरेट विज्ञान। ये एक स्कीम है जो कि लॉन्च की गई है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे स्टैब्लिश किया गया था 2008 के अंदर में। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में काम करती है। तो ये जो स्कीम है आप देखेंगे ये एज अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्च, इंटर्नशिप, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स और वर्कशॉप अक्रॉस द कंट्री के लिए काम करेगा। इसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा कि वो एनकरेज करे जो हाई एंड साइंस और रिसर्च के काम होते हैं, जिससे कि नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी रिवाइव होती है, बढ़ती है। उन सब चीज़ों में काम करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की है। इसके जब लगभग दो कंपोनेंट्स हैं इस स्कीम के। सबसे पहला अभ्यास और दूसरा है सम्मोहन। ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि अभ्यास एंड सम्मोहन आर अ पार्ट ऑफ एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम, और एक दो ऑप्शन और दे के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी जाती है। तो ये आपको ये सारी चीज़ें जो हैं, आप जब भी आप अपना करंट जहाँ पे भी नोट बनाते हैं वहाँ पे इसे एक गवर्नमेंट स्कीम्स की एक हेडिंग बना के वहाँ पे ऐसे नोट कर लिया करिए। जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं वो आप नोट करिए, तो इससे रिविजन में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये जो अभ्यास कंपोनेंट है ये बेसिकली पीजी और जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काम करने की बात की जा रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। साथ ही साथ इसमें जो दो सब कंपोनेंट्स हैं वो है कार्यशाला और वृत्तिका। ये भी आप याद रख सकते हैं। सम्मोहन को जो है फर्दर डिवाइड किया गया है संयोजनिका और संगोष्ठी। उसके बाद ये सारा जो काम किया जाएगा ये बेसिकली जो एजुकेशन है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करने के लिए ये स्कीम बेसिकली लॉन्च की गई है, जो कि आप याद रख सकते हैं। चलता हूं अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे एमएसएमई सेक्टर की बात की जा रही है। वर्ल्ड बैंक ने अभी जो अप्रूव किए हैं लगभग 750 मिलियन डॉलर्स का जो है वो पैसे दिए हैं एमएसएमई को, जिससे कि जो कोविड 19 पैंडमिक है इसकी वजह से जो सीवियरली इंपैक्टेड एमएसएमई सेक्टर है, जिसे आप बोलते हैं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, ये अब इसको रिवाइव करने के लिए इतना ह्यूज अमाउंट वर्ल्ड बैंक की तरफ से दिया गया है। ये फंडिंग जो है वो हेल्प करेगी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और एनबीएफसीज को, जिससे कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसको सपोर्ट किया जा सके। जो लोन है इसकी मैच्योरिटी लगभग 19 साल तक होगी और इसमें 5 साल का ग्रेस पीरियड होगा रीपे करने के लिए, पैसा वापस लोन का जो मिलेगा वो वापस करने के लिए। साथ ही साथ आप देख सकते हैं इस स्कीम के थ्रू एक जो है लिक्विडिटी एंड क्रेडिट प्रोवाइड करने की बात की जा रही है लगभग 1.5 मिलियन जो एमएसएमई टोटल जो उद्योग हैं उनको। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे जो
अभी करंट क्राइसिस चल रहा है जिसमें कि बहुत सारे जो ह्यूज जॉब लॉस हुआ है, उन जॉब लॉस को कहीं ना कहीं एक एक ऑल्टरनेट के तौर पे देखा जा रहा है कि जब ये जो जिन लोगों की जॉब्स जा चुकी हैं उनको कैसे दोबारा जॉब्स दी जा सके, क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा सके जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जॉब मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड क्रिएट हो। ये सारी कवायद है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। थोड़ा सा देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। दोस्तों वर्ल्ड बैंक जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है वॉशिंगटन डीसी में। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1944 में। वर्ल्ड बैंक जो है इसका एक जो मेन काम है वो है फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस देना उन डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो कि वर्ल्ड में काफ़ी जिनको प्रॉब्लम है इन फाइनेंशियली और टेक्निकली, जो जिनको कहीं कहीं लैग बिहाइंड करते हैं। बेसिकली इसका जो मिशन है वो पॉवर्टी से लड़ने का है और जो प्रोफेशनलिज्म है जिससे कि अच्छे रिजल्ट्स अचीव करे जा सकें, जैसे कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए रिसोर्सेज कलेक्ट करना हो या फिर शेयरिंग नॉलेज हो, बिल्डिंग कैपेसिटी, फर्दर पार्टनरशिप इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स में भी देखा जाता है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है सेंट्रल जू अथॉरिटी, जो कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने बोला है कि इसे रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, जिसमें कि एक्सपर्ट्स जो होंगे वो स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली के और मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जो है उसमें अब काम करेंगे, जिससे कि सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है कहीं ना कहीं इसमें रिफॉर्म एक लाया जा सके। सेंट्रल जू अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि स्टैब्लिश की गई 1992 के अंदर में, जब इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर अमेंडमेंट किया गया। इसे अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में काम करती है। ये इसे बेसिकली चेयर किया जाता है मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, और इसमें जो मेंबर्स होते हैं जिसमें कि अलग अलग डिसीजंस लिए जा सकें सेंट्रल जू अथॉरिटी के, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं उससे रिलेटेड फंक्शंस अगर हम देखें सेंट्रल जू अथॉरिटी के, तो इसका जो बेसिक फंक्शंस होते हैं ये गाइडलाइंस और रूल्स बनाता है, जिससे कि जो एनिमल्स होते हैं वो जो एक आपने देखा होगा जू जो होते हैं, एक जू मान लीजिए लखनऊ में है, दूसरा जू नैनीताल में है, तो इस जू से मान लीजिए कोई शेर है, उस शेर को शिफ्ट करना है नैनीताल में, तो ये सारे जो डिसीजंस होते हैं वो सेंट्रल जू अथॉरिटी ही लेती है कि किस जानवर को नेशनली या इंटरनेशनली ट्रांसफ़र करना है। साथ ही आप देखेंगे इसमें ये स्पेसिफाई करता है कि मिनिमम जो स्टैंडर्ड्स होते हैं हाउसिंग से रिलेटेड, अनकीप वेटनरी केयर एनिमल्स की, जो भी जानवरों की देखभाल के लिए चीज़ें ज़रूरी होती हैं, उनके रखरखाव के लिए, उनके खाने पीने, उनकी मेडिकल केयर के लिए जो भी सारी चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा। ये कोऑर्डिनेट करती है रिसर्च और ब्रीडिंग एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो कि अलग अलग कारणों से ज़रूरी होते हैं। सेंट्रल जू मान लीजिए कोई जानवर है, शेर फॉर एग्जांपल, कि उसके उसके बेबी हुए दो, तो उन जो बेबी है वो उसको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। तो ये सारी जो स्पेशल केयर है उसके लिए अलग टाइप की फंडिंग चाहिए होती है, ज़्यादा मान लीजिए दूध चाहिए, मांस चाहिए, तो इन सारी चीज़ों को क्या कुछ कैसे सेंट्रल जू को अरेंज करना है, तो यही सारी चीज़ें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्या कुछ वो करे, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ें आप याद रख सकते हैं। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है एनबीएफसीज और एचएफसीज यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के बारे में। इसमें गवर्नमेंट ने अभी बोला है कि स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे कि लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके एनबीएफसीज और एचएफसीज को। अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट जो है क्रिएट करेगी स्पेशल पर्पज व्हीकल, जो कि एक फॉर्म ऑफ ट्रस्ट होगा जो सेटअप किया जाएगा एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के द्वारा। एसपीवी जो है इसका बेसिक काम होगा कि ये मैनेज करे स्ट्रेस्ड एसेट फंड, जो कि जिससे कि जो कि गारंटी किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। एसपीवी जो है स्पेशल पर्पस व्हीकल, ये जो है इसकी सिक्योरिटीज़ है वो लगभग 30,000 करोड़ की है, और आरबीआई जो है ये सिक्योरिटीज़ को अपने पास ये परचेज कर लेगा। एसपीवी जो होगा वो इस पैसे का यूज़ करके जो है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी पेपर्स जो एनबीएफसीज और एचएफसीज के हैं वो बाय करेगा, जिससे कि इन एनबीएफसीज और एचएफसीज को कहीं ना कहीं जो लिक्विडिटी क्रंच इनके पास देखने को मिल रहा है, पैसे की कमी देखने को मिल रही, वो इनकी कमी पूरी करी जा सके। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इस प्रोसेस से ये इंश्योर किया जाएगा कि लिक्विडिटी जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं पैसे की कोई भी कमी ना देखने को मिले एनबीएफसी एंड एचएफसीज के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी गाइडलाइंस रिलीज करी, जिससे कि जो एलिजिबल कंपनीज हैं जो पैसा बोरो कर सकती हैं स्कीम के अंडर में, वो सारी गाइडलाइंस को जो भी फॉलो करेगा उनको ये पैसा प्रोवाइड कराया जाएगा। चलता हूं अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है हमारे
इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अटॉर्नी जनरल, जो कि आप याद रख सकते हैं। अभी हमारे देश के जो 15वें अटॉर्नी जनरल हैं वेणुगोपाल राव, इनका जो टेन्योर है इसको फिर से एक एक्सटेंशन दिया गया है। तो वही बात बोली जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी इनका टेन्योर जो है एक्सटेंड कर दिया है, और इनको जो अटॉर्नी जनरल जो है उनको अपॉइंट किया, उनके साथ जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को भी सपोर्ट उनको देखने को मिलेगा। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, इनको सपोर्ट किया जाता है सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो कि अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये जो कैंडिडेट्स होते हैं ये टोटल कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन आपको दे देंगे अलग अलग, उनमें से एक होगा कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स। तो ये सारे चीज़ें जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं, आप याद रख सकते हैं। अटॉर्नी जनरल जो होता है इंडिया का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, और साथ ही साथ आप देखेंगे जो गवर्नमेंट के जितने भी केसेस होते हैं, जैसे कोई भी केस चल रहा है गवर्नमेंट का, आपने देखा होगा रफाल केस था, अयोध्या वर्डिक्ट का केस था, या बहुत सारे दूसरे केसेस होते हैं जो सरकार पे चलते रहते हैं। उन केसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या जो भी दूसरी कोर्ट होती हैं वहां पे रिप्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही करता है, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें आप याद रख सकते हैं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक पोस्ट है जो कि गवर्न की जाती है आर्टिकल 76 के तहत, और उसके पास अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास एक्सक्लूसिव राइट होता है कि वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सके, अपनी बात बोल सके, राइट टू स्पीक। साथ ही साथ वो जो है किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती हैं, जितनी भी पार्लियामेंट्री कमेटी जिसमें कि वो मेंबर होता है, वहाँ पे भी वो अपनी पार्टिसिपेशन दिखा सकता है। साथ ही साथ अगर आप कुछ देखें अटॉर्नी जनरल के बारे में, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो था आर्टिकल 76 के तहत उसका प्रोविजंस देखे जाते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के आर्टिकल 88 के तहत जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की राइट्स होती हैं विद रिस्पेक्ट टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स कमेटी, वो देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 105 के अंदर आपको इनके पावर्स, प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज देखने को मिलती हैं अटॉर्नी जनरल की, जो कि आप याद रख सकते हैं। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल आया था, क्लीन एनर्जी एंड इंडिया, क्लीन एनर्जी एंड इकोनॉमी रिपोर्ट रिलीज करी गई नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसमें जो इस रिपोर्ट का नाम है क्लीन एनर्जी इकोनॉमी पोस्ट कोविड-19 अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडियाज इंटरेस्ट एंड मोबिलिटी सेक्टर्स। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि पहले तो कि इस रिपोर्ट को रिलीज किसने किया, क्लीन एनर्जी इकोनॉमी पोस्ट कोविड-19 अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियाज एनर्जी एंड मोबिलिटी सेक्टर्स। तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना होगा कि ये नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज किया गया। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो भी स्टिमुलस चाहिए होगा, जो भी रिवाइवल चाहिए होगा रिकवरी एफर्ट्स के लिए कोविड-19 की, उसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम क्लीन, रेजिलेंट और लास्ट कॉस्ट एनर्जी फ्यूचर इंश्योर करें, जिससे कि हमारा जो देश की एनर्जी जो नीड्स हैं उनको हम अलग तरीके से फुलफिल कर सकें। जैसे कि आप देखेंगे सोलर पावर पे हमारे देश में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ह्यूज एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है सोलर पावर के माध्यम से। उसके साथ आप देखेंगे और दूसरे फैक्टर्स पे भी काम किया जा रहा है, जैसे मेथनॉल ब्लेंडिंग वगैरह हो गया, और उसके बाद जो शुगर केन से जो एनर्जी मेथनॉल, इथेनॉल प्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। अभी लास्ट ईयर एक न्यूज़ थी जिसमें जो एक प्लेन देहरादून से उड़ाया गया था, उसको जो है रिन्यूएबल फ्यूल उसमें यूज़ किया गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, आप याद रख सकते हैं। अगर कुछ इस जो रिपोर्ट है उसकी हाइलाइट्स देखें तो इस रिपोर्ट में बेसिकली 4 प्रिंसिपल्स हैं जिस पे ये काम करता है। पहला ये कि इन्वेस्टमेंट करना होगा लीस्ट एनर्जी सॉल्यूशंस पे, जिससे कि कम से कम पैसा खर्च करना पड़े एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। सपोर्टिंग रेजिलिएंट सिक्योर एनर्जी सिस्टम्स, हमें ऑल्टरनेट कई तरीके के एनर्जी सिस्टम्स को कहीं ना कहीं एक ऑप्शन में रखना पड़ेगा, जिससे कि एक में कमी है, एक का प्रोडक्शन कम हो रहा है तो दूसरा हम बढ़ा सकें। जैसे विंड पावर से एनर्जी कम प्रोड्यूस हो रही है तो सोलर से हम बढ़ा सकें। तो ये सारी चीज़ें, कोस्टल जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है उसमें एनर्जी कैसे हम बढ़ा सकें, वो सारी चीज़ें, ये सारी इन सारी चीज़ों पे सरकार ध्यान दे रही है। प्रायोरिटाइजिंग एफिशिएंसी, कॉम्पिटिटिवनेस, कैसे हम मार्केट में जो अभी सारी डिपेंडेंसी, अभी आप देखेंगे कि हमारे जो एनर्जी से जो सेक्टर है उसमें ज़्यादातर जो क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से, उसी से अपनी जो नीड्स हैं उनको केटर करते हैं। लेकिन क्रूड ऑयल अभी तो आज की डेट में सस्ता है तो हम ये आसानी से खरीद पा रहे हैं। तो अगर आप फ्यूचर में देखेंगे तो जब ये
क्रूड ऑयल पहली चीज़ तो महंगा होगा, दूसरी चीज़ इसकी वजह से जो पोल्यूशन है, जो एमिशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए एक हमें चाहिए कि इसके ऑल्टरनेट्स में एक कंपटीशन देखने को मिले, जिससे कि हम स्विच कर सकें उन ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स की तरफ जो प्रमोट, इससे आप देख सकते हैं प्रमोटिंग सोशल एंड एनवायरमेंटल इक्विटी, वही मैंने आपको बताया। आप इसमें बोला गया है कि जो रिवाइविंग टू इकोनॉमिक पावर हाउसेज हैं इंडिया के अंदर, ट्रांसपोर्ट और पावर सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर और पावर सेक्टर, ये दो ऐसे सेक्टर है जहाँ पे एनर्जी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये सारी एनर्जी अभी केटर करी जाती है कोल से, आप देखेंगे कोल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल से सब जब होता है, इसी से ये सारी एनर्जी को एड्रेस किया जाता है। जो भी ज़रूरतें होती है इलेक्ट्रिसिटी और जो प्रोड्यूस करी जाती है, आप याद रख सकते हैं। ये तीसरे पॉइंट में बोला गया है जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, उसमें ये जो इंपॉर्टेंट इश्यूज होंगे, जैसे कि एनहांस करें जो नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, सपोर्ट करें उन स्ट्रैटेजीज़ को जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, फिर चाहे वो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट में हो, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में हो। तो इसी वजह से आपने देखा होगा अब जो इंडिया में आप अगर कहीं पर भी अपने लोकल एरिया में रह रहे हैं तो जो ई रिक्शा जो है वो बहुत ज़्यादा अब हो गए हैं। और ये इनको इनके बढ़ने का जो सबसे बड़ा रीज़न है कि इनका पहले तो इनका जो एमिशन होता है वो नहीं होता ज़्यादा, साथ ही साथ आप देखेंगे कि इनका जो ट्रैवलिंग कॉस्ट होता है वो भी काफ़ी कम होता है। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे मेकिंग इंडिया ऑटोमोटिव हब, हमें अब जब आत्मनिर्भर भारत लॉन्च कर दिया गया है हमारे देश में, तो हमें सारी चीज़ें खुद से ही लगभग प्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। इसमें फिर हमारे देश में अगर मान लीजिए ई रिक्शा एक बनाना है तो उसके लिए बैटरी हम यहीं बनाएंगे, उसमें जो लगने वाली प्लेट्स हैं वो यहाँ बनाएंगे। ई रिक्शा का जो भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है, जो जिस बॉडी से वो चेचिस जिसे बोलते हैं आप, वो बनता है उसका काम, और जो भी उसमें मीटर लग रहे हैं, जो भी उसमें पहिए लग रहे हैं, जो भी उसमें रबर यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें इंडिया में ही बनेंगी। और इंडिया में ही जब ये ई रिक्शा बन के तैयार होगा तो इससे कहीं ना कहीं हमारे देश में जॉब बढ़ती हुई नजर आएगी। जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि सबसे जो इससे अच्छी चीज़ निकल के आएगी वो है जो हमारे कार्बन एमिशंस की कमी जो होती है वो उसमें कमी देखने को मिलेगी। तो ये सबसे अच्छी चीज़ होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ इन पावर सेक्टर में, जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उस जो बिज़नेस है उसमें कहीं ना कहीं एक इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। साथ ही साथ जो रिन्यूएबल और डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज हैं इनमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। जो प्रमोटिंग लोकल मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी स्टोर टेक्नोलॉजीज़, इन सारी चीज़ों को जो हम लोकल लेवल पे मैन्युफैक्चर और प्रमोट करेंगे तो भी हमें कहीं ना कहीं एक हेल्प मिलेगी, जिससे कि हम अपने एमिशंस को एड्रेस कर सकें। यहाँ पे अगर हम देखें कुछ इंपॉर्टेंस जो कि क्लीन एनर्जी की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसमें मतलब एक इतनी कैपेबिलिटी है कि वो लगभग सेव कर सके 1.7 गीगा टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब अगर हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करते हैं तो इतना हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कम करने की क्षमता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि हम रिड्यूस कर सकते हैं लगभग 600 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल, जो कि हम अलग अलग देशों से, मिडिल ईस्ट, अफ्रीकन कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, ये सारे देशों से जो क्रूड ऑयल खरीद के लाते हैं, इस ऑयल डिमांड को कहीं ना कहीं अगर हम एड्रेस करें तो हम अपने 600 मिलियन जो टन्स ऑफ ऑयल है उसको कहीं ना कहीं सेव कर सकते हैं। खुद से ही वो एनर्जी अगर इंडिया में ही प्रोड्यूस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एज इंडिया जो है, इंडिया प्लानिंग कर रहा है कि वो जो अपना इकोनॉमिक डाउन टर्न है उससे कहीं ना कहीं रिकवर करे। पैंडमिक की वजह से जो हमारी इकॉनमी बिल्कुल गड्ढे में, पैंडमिक क्या बोले, पैंडमिक से पहले भी हमारे देश की जो इकॉनमी थी वो काफ़ी नीचे ही चल रही थी। 40 सालों में सबसे लो लेवल पे हमारा जो एम्प्लॉयमेंट रेट पहुंच गया था। साथ ही साथ इकॉनमी में एक जो आपने देखा होगा जो बेस रेट है, बेस रेट में कहीं ना कहीं सरकार ने बदलाव किया था, 11-12 बेस रेट कर दिया था जो। तो ये सारी चीज़ों में मैनिपुलेशन देखने को मिल रहा था एनएसएसओ के द्वारा, जिसमें डेटा के साथ भी काफ़ी छेड़छाड़ करी गई। तो ये सारे इश्यूज थे, लेकिन कुल मिला के अब ज़रूरत है हमें अपनी इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए। तो इकोनॉमिक डाउन टर्न, साथ ही साथ आप देखेंगे क्लीन एनर्जी, मोबिलिटी सिस्टम्स, इन सारे जो चीज़ों को हमें रेजिलेंट बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि हम बूस्ट करें अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और जो अपना कॉस्टली इंपोर्ट्स है जो कि मैंने आपको बताया वो कम कर सके, जिससे कि कुल मिला के हम अपने देश में जो क्लीन और फ्रेश एयर है उसका जो संचार है वो बढ़ा सके। हमारे देश के लोग जब स्वस्थ हवा में सांस लेंगे तो वो उनका जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगा, उनकी जो हमारा जो हेल्थ सेक्टर में बर्डन है वो घटता हुआ नजर आएगा, हमारा पोल्यूशन लेवल घटेगा। तो ये सारी चीज़ें अच्छी आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे दोस्तों देखें, अगर इंडिया की डिजिटल पॉलिसी पे बात की जा रही है जो कि GS3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर हम देखें सिचुएशन आज की, तो कोविड-19 पैंडमिक
की वजह से वर्ल्ड के अंदर जो पूरी इकोनॉमी है वो पूरी गड्ढे में, आप बोल सकते हैं गड्ढे में चली गई, जिसकी वजह से जो बहुत ह्यूज कंपटीशन देखने को मिल रहा है। और इसकी वजह से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, वो उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, क्योंकि अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां वहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं जहां पे उन्हें लग रहा है कि वो अपना बिजनेस अच्छे से कर पाएंगी। वहां की जो बिजनेस करने की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनमें रियायत है, जहां पे वो अपना बिजनेस अपने हिसाब से कर सकती है, उनके पास आज़ादी है अपनी चीज़ों को बेचने के लिए। और ये सारी चीज़ें जब अच्छी होती हैं किसी भी देश में, तो इसे आप बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर वहाँ की जो आप बिजनेस करने का, व्यापार करने का जो वहाँ की गाइडलाइंस है वो अच्छी है, तो हर कंपनी चाहती है उस देश में व्यापार करना, अपना प्रोडक्ट वहाँ पे बेचना चाहती है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो कि रिलीज़ करी गई यूएनसीटीएडी, जिसे आप बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये रिपोर्ट जो है ये इसमें बताया गया है कि लगभग 45% ड्रॉप देखने को मिलेगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में डेवलपिंग एशियन इकोनॉमीज़। जैसे कि आप बोल सकते हैं डेवलपिंग एशियन इकोनॉमीज़ कौन सी हैं, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, साथ ही साथ आप देखेंगे आसियान कंट्रीज़ हो गई, और श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया। तो यहाँ पे जो डिक्लाइन 45% तक कमी देखने को मिलेगी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, जो कि बिल्कुल भी हमारे देश या इन एशियन इकोनॉमीज़ के लिए अच्छी खबर नहीं है। यहाँ पे अगर हम कुछ बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल सर्विसेज की, तो जो डिजिटल सर्विसेज हैं वो आज के समय में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें चाहिए कि जो रिस्ट्रिक्शंस अभी तक लगे हुए थे ट्रैवलिंग में रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, जो कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराते थे, डिजिटल सर्विसेज जो है इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं 21st सेंचुरी के अंदर में। डिजिटल सर्विसेज की हेल्प से हमें जो है जो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है उसमें कहीं ना कहीं एनहांसमेंट करने की ज़रूरत होगी। जो हेल्थ केयर है और रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन है, फाइनेंशियल सर्विसेज, उसमें जो है ये अगर हम डिजिटली उसको करेंगे तो फिर वहाँ पे भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर आप देखेंगे करंट पैंडमिक टाइम्स में, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो इन सेक्टर्स में जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है अदर सेक्टर्स के कंपैरिजन में। तो इकोनॉमी जो है वो अपने आप जब ज़्यादा जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा तो अपने आप ये समझ आ जाएगा कि वहाँ पे उस सेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया इस सिचुएशन को काफ़ी सही से डील कर रहा है, और क्योंकि इंडिया में एक बहुत ही ह्यूज मार्केट साइज़ है, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट को एक पुश देना होगा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम क्या है? डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एक फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया विद इस विजन के साथ में कि वो ट्रांसफॉर्म करे इंडिया को डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी के रूप में और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें कुछ रिफॉर्म्स जो कि ज़रूरी हैं हमें अपनी डिजिटल इंडिया को करने के लिए, तो इंडिया में जो ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है डिजिटल सर्विसेज सेक्टर में, जो कि ज़्यादा डिपेंडेंट है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पे, ई कॉमर्स बिल, इंफॉर्मेशन एक्ट अमेंडमेंट्स में। और अगर आप देखें डेटा प्रोटेक्शन बिल, तो क्या होता है डेटा प्रोटेक्शन बिल? डेटा प्रोटेक्शन बिल बेसिकली इसमें जो कंज्यूमर की जो डेटा राइट्स होती हैं उनको कहीं ना कहीं सेफगार्ड करने की बात की जाती है, उनके जो डेटा का मिसयूज़ होता है उस डेटा को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। इसमें आप देख सकते हैं डेटा जो है इस बिल में बोला गया है कि डेटा को तभी प्रोसेस किया जाएगा जब इसकी परमिशन ली जाएगी। सेफ गार्ड में आप देखेंगे कि इसमें जो है पेनल्टीज़ को इंक्लूड करने की बात की जा रही है। अगर कोई भी डेटा को मिसयूज़ करता है उसमें पेनल्टी लगाने की ज़रूरत है। अगर जो भी डेटा कैटेगराइज किया गया है डेटा है उसको 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज करने की ज़रूरत है: जनरल डेटा, सेंसिटिव डेटा, क्रिटिकल डेटा। इसी हिसाब से आप फिर डेटा को आप यूज़ कर सकते हैं उसको एज़ पर रिक्वायरमेंट। आप देखें गवर्नमेंट का जो रेगुलेटरी रोल है इसमें, गवर्नमेंट जो है इसमें इसकी जो गवर्नमेंट की पावर है जिससे कि वो यूज़र का पर्सनल और नॉन पर्सनल डेटा जो है वो ऑब्टेन कर सके जब उसे ज़रूरत हो। बिल ये इंश्योर करता है कि ये मैंडेट करे कि फाइनेंशियल और क्रिटिकल डेटा है वो इंडिया में ही स्टोर किया जाए। आप देखेंगे जो जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया और इंस्टाग्राम हो गया या फिर ट्विटर हो गया, ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनका जो डेटा होता है वो सब अमेरिकन कंपनीज़ हैं। तो वहीं पे अमेरिका इनका जो डेटा सेंटर होता है वहीं पे इस डेटा को लोकलाइज किया जाता है। तो मान लीजिए कोई बड़ा केस हो गया, फेसबुक में उससे उसकी इन्वॉल्वमेंट रही है, उस बंदे की ने बात करी है कल्प्रिट से, और फिर हमें यहाँ पे उस फेसबुक से डेटा को चाहिए, ज़रूरत है, तो हमें क्या करना होगा? हमें फेसबुक से बात करनी होगी, फिर वो डेटा वहाँ फेसबुक अपने हेडक्वार्टर में बात करेगा, फिर वो डेटा हमें मिलेगा। तो अगर यही डेटा इंडिया में ही सेव रहेगा तो हम यहीं पर इसे एक्सेस कर सकते हैं, हमें कहीं जाने की, कहीं से पूछने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये डेटा
इंडिया का है और इंडिया में सेव होना चाहिए, स्टोर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, सेंसिटिव डेटा है, उसको इंडिया से बाहर अगर उसको यूज़ करना है तो उसके लिए परमिशन लेने की ज़रूरत है। साथ ही साथ सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की बात की जा रही है। उसके बाद शेयरिंग, कैसा डेटा शेयर करना है, और डेटा ब्रीच, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहा था मैं, जो अभी रीसेंट मेजर्स हैं लिए गए हैं इन पॉलिसीज़ को, जिससे कि प्रोटेक्ट किया जाए जा सके डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, और प्रायोरिटाइज किया जा सके गवर्नमेंट का जो डेटा एक्सेस प्रोग्राम है, मतलब गवर्नमेंट जिस डेटा में चाहे वहाँ पे एक्सेस कर सके, और जो भी उसे उस हिसाब से पॉलिसी बनानी है या कोई भी रिफॉर्म लाना है, कहीं स्ट्रैटेजिक रिफॉर्म्स लाने हैं गरीबों के लिए, माइग्रेंट्स के लिए, या जो भी चीज़ें हैं, तो उसमें रिफॉर्म्स लाए जा सके। क्योंकि डेटा इज़ अ न्यू ऑयल। डेटा आप समझ सकते हैं, आने वाले टाइम में डेटा को न्यू ऑयल की तरह बोला जा रहा है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस यहीं से आप समझ सकते हैं। जो बेसिक ये मेजर्स जो होंगे वो इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम डेटा प्रिवेसी को प्रमोट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को, जो कि अट्रैक्ट करेंगे एफडीआई, तो ये सारे चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अगर वहाँ पे मान लीजिए उनका मेन चीज़ क्या है, मैं आपको बताना भूल गया, कि कहीं पे भी डेटा को लोकलाइज करने के लिए बहुत ही बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप की ज़रूरत होती है। तो मान लीजिए अगर डेटा को स्टोर करने के लिए इंडिया में वो, तो बहुत ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से कंपनियां नहीं चाहती कि वो डेटा को लोकलाइज करें। और फिर अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड साहब, वो भी नहीं इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर अगर इन सब में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी तो अलग अलग कंपनियां जो हैं उसमें वो नहीं आएंगी इंडिया के अंदर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये एक एडवर्स चीज़ है। आप अगर थोड़ा सा वे फॉरवर्ड देखें तो इंडिया जब पोस्ट कोविड-19 जो कंडीशन है, तो गुड गवर्नमेंट गवर्नेंस अगर हमें चाहिए, तो हमें चाहिए कि डिजिटल स्फीयर अपना बढ़ाना होगा, और इसको टॉप प्रायोरिटी देनी होगी। इंडिया को अगर अचीव करना है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो गोल है सेट किया गया है, उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम जो है इसमें जल्दी एक्ट करें, और इसमें जो पॉलिसीज़ हैं उसको जल्दी से जल्दी रिफॉर्म करें, जिससे कि हम अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा अच्छी तरीके से रिवाइव कर सकें। मैंने आज आपके लिए एक क्वेश्चन भी सिलेक्ट करके रखा है, जो कि आप लिख सकते हैं अपने कहीं पे भी जहाँ पे आप नोट्स बनाते हैं, एक A4 साइज शीट लेके उसमें क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, जिससे आपकी आंसर राइटिंग कहीं ना कहीं एनहांस होगी, इंप्रूव होगी। क्योंकि यूपीएससी में आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलना होता है। तो अगर रोज आप एक आंसर लिखेंगे तो इससे आपकी कहीं ना कहीं राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी, और साथ ही साथ आपको बाय द टाइम आप प्रीलिम्स क्रॉस करके मेंस में पहुंचेंगे, उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। या फिर आप एसएससी की ही क्यों ना तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग क्यों ना तैयारी कर रहे हो, हर जगह आज के समय में ऐसे की ज़रूरत पड़ती है, या शॉर्ट एसेज आते ही आते हैं, तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये आप ज़रूर लिखिए। क्वेश्चन है यहाँ पे, द रिवाइवल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज मस्ट टू रिकवर द इकोनॉमिक लॉसेज इन वर्ल्ड ट्रेड ड्यू टू करंट पैंडमिक एक्सप्लेन। ये जो एडिटोरियल मैं अगला डिस्कस करूंगा, इसमें इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं एडिटोरियल के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं वो उसको आप जब आंसर है उसकी तरह डिस्कस करूंगा, तो वहां से आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठा सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्टैटिक नॉलेज पहले से है, आपके पास जो भी उसके रेलेवेंट पॉइंट्स पहले से आपने लिख रखे हैं, वो सारे पॉइंट्स को आप इंक्लूड करके एक बेहतरीन आंसर लिख सकते हैं। इसको हिंदी में क्वेश्चन भी मैंने दे रखा है, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पुनरुत्थान मौजूदा महामारी के कारण विश्व व्यापार में होने वाले आर्थिक नुकसान को दूर करना है। तो ये इस क्वेश्चन का आप आंसर लिख सकते हैं। चलता हूँ एडिटोरियल की तरफ। यहाँ पे अगर हम कुछ देखें इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के देखने को मिली हैं, वो सबसे पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पहली चीज़ तो एक अपीलेट बॉडी है, इसमें अपील के माध्यम से इसमें सुनवाई होती है। तो इसकी वजह से डिस्प्यूट्स अभी देखने को मिला मेंबर स्टेट्स के अंदर, क्योंकि इसने जो है अभी फंक्शन करना बंद कर दिया है, क्योंकि जो जजेस हैं, जो जजेस अपॉइंट किए जाते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, जो कि इन डिस्प्यूट्स के लिए डिसीजंस लेते हैं, अलग अपना अपना एक इसको पहले एनालाइज करते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि क्या कुछ किया जाना चाहिए, क्या डिसाइड होना चाहिए। तो इन जजेस को अपॉइंट करने के लिए जो कोरम है, उसको वो कोरम ही नहीं है, क्योंकि डिस्प्यूट्स हैं मेंबर स्टेट्स में कि वो अपना जज अपॉइंट करना चाहते हैं, दूसरा कोई अपना जज अपॉइंट करना चाहता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा अपनी सफ़र कर रहा है, उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर वे में नहीं चल रही है। तो ये जो डिसएग्रीमेंट है, जिसमें जो न्यू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस पैनल है, वो उसकी वजह से काफ़ी इशू देखने को मिल रहा है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखें तो काफ़ी समय से एज अ फेलियर बोला जा रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एज अ फेलियर काम कर रही है, क्योंकि वो जो ग्लोबल टॉक्स है उसमें कहीं ना कहीं 1995 में जो
जिसमें आपने देखा होगा कि दोहा टॉक्स हुई, वो कहीं ना कहीं उसको एड्रेस करने में फेल हो गया। और दोहा राउंड जो ट्रेड टॉक्स हैं वो 2001 में स्टार्ट हुई, सॉरी मैंने आपको पहले गलत बोल दिया कि 1995 में ये था। जो 1995 में ये ट्रेड नेगोशिएशंस थे, वो जो है उसमें बेनिफिट जिसमें देखने को मिला था मेंबर कंट्रीज़ को, क्योंकि ग्लोबल जो इश्यूज थे उनको रिजॉल्व होना था। तो जो दोहा राउंड ऑफ ट्रेड टॉक्स हैं उस वो जो कि 2001 में स्टार्ट हुई, वो कंप्लीट किया गया 2005 के अंदर में। 15 साल उसमें लग गए उसे उस डिसीजन को कहीं ना कहीं रिजॉल्व करने में, डिसीजन आने में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोहा का जो बेसिक काम था कि वो मॉडर्नाइज करे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रूल बुक को, लेकिन वो नहीं ये काम कर पाया। और इसकी वजह से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट चेंज है, डिजिटल इकोनॉमी है, इन सारे इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया जा सका कायदे से। ड्यू टू डिले की वजह से देखा जा सकता है कि ये सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो कि कंट्रीज़ के लिए काफ़ी मायने रखते हैं, ये जो है अपने लोकल इश्यूज जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्मॉल ग्रुप्स 10 डिफीटिंग कंसेंसस मेथोडोलॉजी ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो है कहीं ना कहीं फेल हो गया, जिसमें आप देखेंगे यूएस और चाइना के जो ट्रेड टैरिफ चल रहे हैं, जो ट्रेड वॉर चल रही है, उसको कहीं ना कहीं ये एड्रेस नहीं कर पाया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है साइलेंट रहा है कोविड-19 के टाइम में भी, और उसने जो कुछ कंट्रीज जो कि जिनमें एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई मेडिकल सप्लाईज के ऊपर में, ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये इंडिया की तरफ ही ये इशारा किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन में, आपको याद होगा तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पे रोक लगा दी थी इसके एक्सपोर्ट पे, जिसकी वजह से अमेरिका काफ़ी गुस्सा हो गया था। डोनाल्ड ट्रंप के कई धड़ाधड़ ट्वीट देखने को भी मिले थे, जिसकी वजह से इंडिया ने तुरंत अपने ये रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए थे, और फिर अमेरिका को और दूसरे वर्ल्ड के कंट्रीज़ को भी काफ़ी बड़े पैमाने पर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को एक्सपोर्ट किया था। अगर आप थोड़ा सा देखें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1 जनवरी 1995 को। ये ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील करती है रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस, अलग अलग देशों के बीच में जो टैरिफ ट्रेड इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए ये काम करती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक एसोसिएशन है 146 मेंबर कंट्रीज़ का, और इसमें जो 30 कंट्रीज़ हैं वो उनको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। तो आप बोल सकते हैं पूरा वर्ल्ड जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। और आप देख सकते हैं ज़्यादातर कंट्रीज़ जो इसके मेंबर हैं वो उसको जो है डिफाइन करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कैपिटलिस्ट मतलब जो आप देख सकते हैं प्राइवेट कंपनीज जहाँ पे जिनका बोलबाला रहता है, गवर्नमेंट की जो अंडरटेकिंग कम रहती है। सोशलिस्ट जहाँ पे एक ओवरऑल सोसाइटी के लिए इकोनॉमी में काम किया जाता है। रिच पुअर कंट्रीज़, और जो बहुत सा ह्यूजली इंडस्ट्रियलाइज जैसे यूएस यूके हो गया, डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया। तो ये सारी चीज़ों पे, ये सारे कंट्रीज़ के ट्रेड रिलेशंस पे भी ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ध्यान रखती है, जो कि आप याद रख सकते हैं। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे अचीवमेंट, अगली स्लाइड में यहाँ पे अचीवमेंट जो है अगर आप देखें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, तो जो रूल बेस्ड मल्टी ट्रेड सिस्टम था वो स्टार्ट हुआ गैट, मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को पहले गैट ही बोला जाता था, जो कि आप याद रख सकते हैं। इसमें जो है ये कंट्रीब्यूट करता था इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पिछले 7 दशकों से। गैट का जो काम था वो टैरिफ को रिड्यूस करना, नॉन टैरिफ बैरियर्स जो थे उन पे काम करना को, और साथ ही साथ इंप्रूव करना लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ मैनी कंट्रीज। अलग अलग देशों के जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का, उसे कहीं ना कहीं बेहतर करने के दिशा में काम करा गैट ने। कुछ अचीवमेंट्स अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के देखें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल फिलहाल 2017 के अंदर वर्ल्ड ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट साइन किया है, जो कि 2017 में आया। और जो कंसेंसस बाय मेंबर कंट्रीज 2015 में था उसे कहीं ना कहीं वहाँ उससे एलिमिनेट किया गया। सबके साथ मिलके जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ है उसको एलिमिनेट करा गया। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कि आप याद रख सकते हैं वर्ल्ड ट्रेड का एज एन अचीवमेंट। साथ ही साथ अगर वर्ल्ड आप इसका वे फॉरवर्ड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो जो क्रूशल प्रायोरिटीज़ हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वो है कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, मतलब पारदर्शिता होनी चाहिए। जो भी काम करे वर्ल्ड ट्रेड, मान लीजिए 2 कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट्स है उसको रिजॉल्व करा रहे हैं, तो जब उसका डिसीजन आए तो ये नहीं लगना चाहिए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इस देश का साथ ज़्यादा दिया या इस देश का साथ। उसे बराबर से दोनों देशों को बराबर सुनना चाहिए और उनके इश्यूज़, इनके कंडीशन को एड्रेस करते हुए वो प्रॉपर डिसीजन लेना चाहिए। साथ ही अगर आप देखेंगे जो इफेक्टिव डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम मैंने आपको बताया ही, उसके बाद एक्सपेंडिंग ट्रेड रूल्स हो गया,
उसके बाद जो अकाउंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो अलग अलग कंट्रीज़ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उस पर काम करने की अच्छे से ज़रूरत है। साथ ही आप देखेंगे इफेक्टिव रूल बेस्ड इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम और पब्लिक गुड के लिए काम करे, जिससे कि ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सके रिवाइव करने के लिए अलग अलग इंटर ट्रेड इश्यूज़ को, और वर्ल्ड में जो है एक अच्छा ट्रेड एटमॉस्फेयर बने। ये सारी चीज़ें कर सकती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आप याद रख सकते हैं। एक